स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम ली होता है, जो हमारे इस ड्रामा का मेन हीरो है। उसके बाद हम ली को उसके ऑफिसर के पास देखते हैं, जहाँ की वो उसको सलूट कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं ऑफिशियली डिस्चार्ज हो चुका हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसको ब्रिज पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम योंगजू होता है। तभी ली जाग जाता है और हमें पता चलता है कि वो अब तक सपना देख रहा था। और उसके पास उसका एक ऑफिसर होता है जो उसे कहता है इन लोगों को उठाओ, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। और ली उन लोगों को उठाने के लिए जाता है जहाँ पर वो भी सपना देख रहा होता है। और ली उसको थप्पड़ मारकर उसको उठा देता है और वो दोनों रेडी होकर अपने ड्यूटी पर जाने लगते हैं। ड्यूटी करते टाइम ली अपना फोन अपने साथ लेकर आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की माँ उसका फोन उठाती है और फोन उठाकर वो योंगजू को दे देती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो नशे में होती है। ली कहता है कि मैंने तुम्हें फोन किया था और किसी लड़की ने फोन उठाया था, जिस पर योंगजू कहती है कि वो मेरा मैनेजर था, मैं कुछ ज्यादा नशे में थी इसलिए वो मुझे छोड़ने आया था। तभी योंगजू को उल्टी होने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कल कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली को उसका ऑफिसर पकड़ लेता है फोन को यूज करते हुए, क्योंकि फोन को लाना वहाँ पर अलाउड नहीं होता। वहाँ पर ली का दोस्त भी सो रहा होता है, जिस पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूं। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनका सीनियर उनको मोटिवेशन दे रहा होता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि तुम तंदुरुस्त रहो। और ये बंदा अभी भी सो रहा होता है और आलस फैला रहा होता है, जिसे देखकर सीनियर को गुस्सा आ जाता है और वो उनको 67 लैप्स लगाने के लिए कहता है। फिर हम उन सभी को लैप्स लगाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है योंगजू की तरफ, जिसको कि हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर कि ली उसको कॉल करता है लेकिन वो अपना कॉल नहीं उठाती। उसके बाद हम सोल्जर और ली को उनके साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है और उनसे कहता है किसी को खाना बनाना आता है क्या, जिस पर ली हाँ कर देता है और कहता है मुझे आता है। और वो उसके साथ जाने लगता है। वो और उसका सीनियर सीढ़ी पे से जा रहे होते हैं। तभी वो कांच में से दूसरी बिल्डिंग पर कई आदमी को देखता है जो कि एक दूसरे को आपस में मार रहे होते हैं। देखने में वो हॉस्पिटल सा लग रहा होता है। फिर उसका ऑफिसर उसे वहां से ले जाने लगता है। थोड़ी देर में वे लोग किचन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ली एक शेफ से उसका फोन ले लेता है और अपने जीएफ को कॉल करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगजू अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी। उसे पता नहीं होता वो किसका कॉल है, इसलिए वो फोन उठा लेती है और ली लगातार बोलते ही जाता है और योंगजू को वो कुछ भी बोलने नहीं देता। और जैसे वो कॉल कटता है उसमें से एक कलीग उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक सोल्जर है क्या। और योंगजू हाँ कहती है। उसमें से एक बंदा पूछता है कि उसकी रैंक क्या है, जिसपे योंगजू कहती है वो प्राइवेट है, कि वो प्राइवेट सोल्जर है। उसमें से एक बंदा कहता है फिर तो उसकी एज भी ज्यादा होगी, वो 2 साल के लिए गया है, तब तक तुम उसका वेट करोगी क्या। और यह लड़की कहती है हाँ वो वेट करेगी, शायद वो उससे प्यार करती है और शायद वो उससे शादी भी करेगी। फिर वो बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम उससे शादी करोगी, जिस पर योंगजू कहती है अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, ज्यादातर लोग उसके सोचने के लिए कह रहे होते हैं। फिर यांगजू वहाँ से चली जाती है। वो ली को कॉल करने लग जाती है, जिसपे उसका कॉल वो सैफ उठाता है। वो उससे कहता है कि वो तो अपनी यूनिट में वापस चले गया। हम देखते हैं कि ली को नाइट में फिर से फोन मिल जाता है और वो योंगजू को फिर से कॉल करता है और योंगजू उससे कहती है मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। ये सुनकर ली बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उससे कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें सताया इसलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो। जिस पर योंगजू कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर उस पर वह कहती है अगर मैं तुम्हारा 2 साल तक वेट कर लूंगी उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा और हम आगे क्या करेंगे। उस टाइम पर योंगजू भी रो रही होती है। तभी वहाँ पर सार्जेंट किम आ जाते हैं। ली सार्जेंट किम से कहता है कि बस मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद ली योंगजू से कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, और ये बोलकर वो फोन को काट देता है। कुछ दिन बाद हम योंगजू को देखते हैं जो कि अपने फोन में ली और खुद के फोटो देख रही होती है। और तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। और वो उसको अपने साथ एक होटल में लेके जाता है जो कि एक बहुत अच्छा होटल होता है। वहीं पर उसका मैनेजर उससे पूछता है तुमको कुछ हुआ है क्या, तुम पूरी कार में कुछ भी नहीं बोली, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि योंगजू को कॉल कर रहा होता है। तभी योंगजू के पास वो कॉल बजता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। इस पर उसका मैनेजर कहता है कि तुमको कॉल को उठाना चाहिए, जिस पर योंगजू कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड का कॉल है, मैं घर पे जाकर उसको लगा लूंगी। वहाँ पर उसका मैनेजर उसकी तारीफ पे तारीफ करता हुआ जा रहा था। फिर वे दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और इस टाइम पे वे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि उस फोन को अपने दोस्त को वापस कर देता है। और एकदम हम योंगसू को देखते हैं जो कि अपने फोन में देखते हैं उसके पास एक मैसेज पड़ा है, वो एक वॉइसमेल होता है। फिर वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो उस वॉइसमेल को सुनती है जिसमें ली उससे कहता है
मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि हमारा अलग रहना ही अच्छा है और ये मेरे और तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और ली उससे ब्रेकअप करने की कह देता है और उसे कह देता है कि तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर योंगजू जोर जोर से रोने लगती है। फिर योंगजू ली को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद बताता है। हम देखते हैं कि योंगजू उससे मिलने के लिए जा रही होती है, जिस पर मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिसको कि एक मिशन मिला होता है और वो एक होटल में से निकल के जा रहा होता है। मतलब वो होटल उसके फ्लोर से नीचे होता है। उस होटल की एक एम्प्लॉय उसको रोक लेती है। वहाँ हम योंगसू को देखते हैं जिसके पास उसका मैनेजर होता है। वो उसको कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। इस पर योंगसू कुछ समझ नहीं पाती और राइट बोलकर चुप हो जाती है। ड्राइविंग करते टाइम एक आदमी उनकी कार में घुस जाता है, मतलब कि वो उनकी कार पर कूद जाता है। उसकी आंख निकलकर योंगजू की गर्दन पर आकर पड़ती है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि कांच में से देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ ही आ रहा है। प्लेन बिल्डिंग से टकराने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेन अब भी बिल्डिंग की तरफ आ रहा होता है। सभी लोग ये देखकर डर रहे होते हैं। जैसे ही वे प्लेन बिल्डिंग की तरफ आता है वैसे वो घूम जाता है, मतलब कि वो प्लेन घूमकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है योंगजू की तरफ, जहाँ पर वो इंसान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपनी गर्दन पर लगी हुई आई बॉल को निकालती है जिसे कि वो हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर से हमें वही प्लेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर सभी लोग बिल्डिंग में खड़े होते हैं और वो देखकर वो सारे डर जाते हैं। वहाँ पर ली होता है, वो कहता है हमें वहाँ से वापस जाना चाहिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। और यहाँ हम योंगसू को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से कह रही होती है कि तुमने ये क्या किया। और हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा होता है। योंगसू कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो। फिर योंगसू मैनेजर से कहती है हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जहाँ पर वो और उसका दोस्त होता है। उस लिफ्ट में मैनेजर आ जाता है। जैसे वो नीचे की फ्लोर पर आते हैं देखते हैं कि लोग आपस में मर रहे हैं। सीधे सीधे बोलूं तो वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो वहाँ पर एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी सीन फिर से योंगजू की तरफ जाता है। दूसरी तरफ योंगजू लोगों को उसकी मदद करने के लिए कहती है पर वो नहीं करते। तब वो एक बंदे से हेल्प करने की कहती है। तब वो बंदा उसके पास आता है तो योंगजू उसे पहचान जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस होता है और उसका नाम एलेक्स होता है। सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। उसी टाइम पे योंगसू उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और सभी लोगों को दिखाने के चक्कर में वो उसकी हेल्प करता है। हम उसको और योंगसू को उस बंदे को निकालते हुए देखते हैं। ये भाई साहब अभी भी कार में ही बैठे होते हैं। डर के मारे सीन शिफ्ट होता है ली पर, जहाँ पर पूरे होटल में अफरा तफरी होती है और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहीं पर ली का दोस्त सोच रहा होता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर वो आधी बॉडी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जहाँ हम योंगसू और एलेक्स को देखते हैं जो कि उस बंदे को नीचे जमीन पर लेटा देते हैं और एलेक्स उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है लेकिन उस बंदे के मुंह से ब्लड निकालने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसे कहते हैं तुमने इसे मारा है और एलेक्स को दूर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिन पर की एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ली, उसका दोस्त और वो मैनेजर मिलकर उसको जला देते हैं। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और एलेक्स कुछ ऐसा देखता है। फिर योंगजू देखती है कि उनकी तरफ एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है लेकिन वो तीनों उससे बच जाते हैं, लेकिन वो ट्रक बहुत सारे लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ हम ली और मैनेजर को देखते हैं जहाँ पर मैनेजर किसी से कॉल पर बात कर रहा था और वो उन दोनों को बताता है कि नीचे के फ्लोर पर ऐसी ही कंडीशन है। इधर हम योंगजू को देखते हैं जहाँ पर सड़क पर ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं और मैनेजर के पीछे भी वही ज़ॉम्बी पड़ जाता है जिसको उन्होंने उड़ाया था। अब योंगजू के पास कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ ली का दोस्त ली को कहता है क्या हमारी फैमिली ठीक होगी, और वो अपना लाइटर निकाल के सर पर लगाने लगता है और वो दोनों ऊपर की साइड जाने लगते हैं और वो दोनों 75 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी हमें योंगजू को दिखाया जाता है जो कि एक शहर में होती है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। वहीं पर योंगजू अपनी माँ से बात कर रही होती है और वो अपनी माँ को घर पर रहने के लिए कहती है। उसकी माँ भी कहती है तुम भी ठीक रहना। उसके बाद वो ली को कॉल करने लग जाती है लेकिन उसका फोन बंद आता है। उसके बाद वो उसको मैसेज करती है और कहती है कि जब भी तुम इसको देखो तुम कॉल करना। और हम फिर से ली पर आते हैं। उन्हें वहाँ पर वही लड़की मिलती है जो कि उन्हें पहले भगा रही होती है। वो लोग उनको उसको बताते हैं कि वो लोग ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो आपस में मिल जाते हैं। वहीं पर हमें और भी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब कि उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो कि नाइट में घूम रहा होता है। तभी एक बंदा आकर उसको बेहोश कर देता है। उसके पास से पैसे वगैरह ढूंढने लगता है और वो चोर मैनेजर का फोन निकाल लेता है। जब वो उसकी वॉच निकालने लगता है तभी वहाँ पर योंगजू आ जाती है और सीन फिर से ली पर आता है
जो कि वहाँ पर एक फ़ोन कॉल से फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कि ये लड़की बताती है कि वो बेकार है। फिर ली उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन है क्या, इस पर कि वो लड़की कहती है मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है। जिस पर वह पूछता है कि आसपास यहाँ पर कोई फ़ोन है क्या। वहाँ पर वह लड़की बताती है यहाँ पर एक काउंटर पे एक वेब फ़ोन है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं और वो तीनों वहाँ से प्लान बनाकर निकलते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसको कि ली मार देता है। हमें फिर से योंगजू को दिखाया जाता है। यहाँ पर की मैनेजर होश में आ गया होता है और योंगजू से इस टावर पर जाने के लिए कहती है, जिस पर की मैनेजर कहता है हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि तुम आसपास की सिचुएशन को तो देख ही पा रही हो। और मैनेजर वहाँ से जाने लगता है और योंगजू को अपने साथ आने के लिए कहता है और योंगजू उस लेडी को अपने साथ आने के लिए कहती है और वो लेडी कहती है कि मैं अपने शॉप को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। और वो लेडी कहती है तुम अपना ख्याल रखना। फिर योंगजू और वो मैनेजर वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस लेडी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, लेकिन उस लेडी को नहीं पता। और हम फिर से होटल में आते हैं, जहाँ पर ली और उसका दोस्त और वह लड़की देखती है कि सैप उस गेट को पकड़कर खड़ा होता है, जिसकी दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। लेकिन तभी वो कांच टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो टूटने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, वो अपने साथ एक टेबल लेकर आता है और उसमें आग लगा देता है। उन टेबल को वो ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। वहाँ आग की वजह से वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आने लगता है और थोड़ी देर में वो आग बुझ जाती है और ज़ॉम्बी उनके पीछे फिर से पड़ जाते हैं। उन सभी से बचते हुए वो सीढ़ी वाली जगह पर आ जाते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। और हम देखते हैं कि उस टाइम सैफ की हालत खराब होती है। वो सभी लोग सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें योंगजू और उसका मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं। तभी वहाँ योंगजू को एलेक्स दिखाई देता है और वो उनके पास आ जाता है। एलेक्स उनको बताता है कि पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है। योंगजू एलेक्स को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। योंगजू एलेक्स से पूछता है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। एलेक्स बताता है वे लोग ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे वो सबका फोन बंद करने के लिए कहता है। उसका फोन तो पहले ही चोरी हो चुका है। उसके बाद योंगजू अपने फोन में एक मैसेज ली के पास भेजती है और फोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन्हें सोल्जर्स की तरफ, जो कि उसी बिल्डिंग की छत पर होते हैं। जैसे वो उस गेट को खोलते हैं, उनके सामने रहो और मिस सोजोन आ जाती है और वो चिल्ला कर ली को बताता है कि ऊपर का गेट खुल चुका है। फिर हम देखते हैं कि ली उस सैफ को भी लेकर ऊपर आ गया है। हम देखते हैं ली अभी भी योंगजू के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम योंगजू को देखते हैं, जिसे कि एलेक्स बता रहा होता है कि ये फॉरेन कंट्री में भी फैल चुका है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हंटर्स होते हैं और योंगजू कहते हैं कि शिकारी यहाँ पर क्या कर रही है। एलेक्स बताता है कि उनकी गन पुलिस स्टेशन में ही रखी होती है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जेल भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर गन्स लेने आए हैं। अभी के टाइम सोल्जर्स, पुलिस और सभी के पास उनकी गन्स होगी। और सोल्जर्स का नाम सुनकर योंगजू को ली की याद आ जाती है। तभी हमें ली को दिखाया जाता है, जिसका ऑफिसर उस पर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिविलियंस को लेकर आया होता है और ये अलाउड नहीं होता। फिर ली अपने सीनियर्स को कहता है कि इस टाइम पे ये अलाउड नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो उन्हें कहता है कि आप मेरा फोन दे दो, और उसका सीनियर मना कर देता है। फिर से जैन उसे कहती है इस समय हमें अपनी फैमिली को बात करनी होगी और उनसे बात करने की जरूरत भी है। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सिविलियंस का यहाँ पर आना मना है। तभी उन्हें किसी चीज की जोर से आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं और उन्होंने नीचे का गेट तोड़ दिया होता है। फिर उन ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले ऊपर का गेट बंद कर देते हैं। उसी समय हम छत पे सैफ को देखते हैं, जो कि अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है और रेनू कह रहा होता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज़ है। ये मानने से उनका सीनियर मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर सजैम कहती है तो आपको क्या लगता है हम मजाक कर रहे हैं, हमारे कपड़े तो देखो। फिर हम शेफ को देखते हैं, जो कि जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और ये सभी लोग उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो एक बंदे को खा जाता है। दूसरी तरफ हम योंगजू इन दोनों को देखते हैं और देखते हैं कि जो पुलिस स्टेशन के अंदर से ज़ॉम्बीज़ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके पीछे से हंटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सभी पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उन ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन योंगजू, एलेक्स और मैनेजर वहाँ से भाग जाते हैं। उस तरफ हमें रानियों को दिखाया जाता है, जो कि शेफ को मार देता है और उसका ऑफिसर उससे गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन ली उसके सामने आ जाता है। ली अपने सुपीरियर से कहता है कि हमें इनको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और उसका ऑफिसर कहता है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सजैम को देखते हैं, जो कि उसी सोल्जर को ट्रीटमेंट दे रही होती है, जिसे कि शेफ ने खाया होता है, लेकिन वो ज्यादा ही जख्मी होता है। उसके बाद रायनो और ली उसके सुपीरियर के सामने खड़े होते हैं। ली फिर से उनसे कहता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हमें अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए। और फिर ये ऑफिसर भी मान जाता है और कहता है कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए।
उसके बाद हम उन सभी सोल्जर को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर कि उनको अपना अपना फोन मिल चुका होता है। जैम भी वहीं पर ही होती है जिसे कि ये सोल्जर अलग ही ट्रीट कर रहा होता है। वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि अपना फोन ओपन करता है जिसके पास योंगजू के मैसेजर कॉल आते हैं। वो अब सो रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम पर ली का फोन बंद था। फिर हमें योंगजू को दिखाया जाता है जिसके साथ एलेक्स और मैनेजर होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उनको एक ज़ॉम्बी दिखता है और उनसे बचने के लिए वो एक शॉप में चले जाते हैं और योंगजू कहती है अगर हमारे साथ आज एलेक्स नहीं होता तो हमारा क्या होता। जिस पर मैनेजर कहता है तुम्हारे साथ मैं भी था। मैनेजर उसके कंधे पर हाथ रखता है जिसपे कि योंगजू उसका हाथ हटा देती है। योंगजू एक कैसेट को उठा लेती है और कहती है ये इली की फेवरेट एल्बम है। मैनेजर पूछता है कि तुम्हें पता है क्या है। इस पर योंगजू कहती है हाँ मुझे पता है कैसेट टेप है। अच्छा तो तुम्हें पता है। फिर योंगजू उस कैसेट टेप को देखने लगती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि योंगजू और ली एक आइसक्रीम शॉप पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर यही सॉन्ग चल रहा होता है जिस पर योंगजू कहती है कि तुम हमेशा यही क्यों सुनते रहते हो। और ली कहता है कि ये मेरा फेवरेट है। फिर ली कहता है कि तुम भी गाओ ना। उसके बाद योंगजू भी गाने लगती है और वो दोनों इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर योंगजू उस कैसेट के बदले पैसे रख देती है। इस पर मैनेजर कहता है तुम्हें पता ही है कि वो जिंदा हो गया मतलब कि उस शॉप का ओनर। इस पर योंगजू कहती है अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये तो चोरी कहलाएगी। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि योंगजू को कॉल कर रहा होता है और वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान होता है। ली के पास जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं। ये बंदा मिसिज जोंग को अलग ही ट्रीटमेंट दे रहा होता है। ये बंदा सेजन से कहता है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे। इस पर वह कहती है नहीं वो मेरा भाई था। और ये सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सिजैम कहती है तुम मुझे मिस सिजैम क्यों बुला रहे हो। और ये बंदा कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। सिजैम कहती है तुम्हारी एज क्या है। ये बंदा कहता है तुम्हें कितनी एज चाहिए। अब मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है जो कि योंगजू के मैसेज को पढ़कर रो रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो कहता है क्या तुम रो रहे थे। वो कहता है तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा अजीब आ रही है और उसको चुप कराने लगता है और उससे कहता है तुम्हारी मम्मी पापा से तुम्हारी बात हुई क्या। और ली कहता है वो आउट ऑफ कंट्री है अमेरिका में है। और ये बंदा कहता है क्या वह वहाँ सेफ है। फिर सीन शिफ्ट होता है योंगजू की तरफ। ये सभी कुछ खा रहे होते हैं। एलेक्स कहता है वैसे ही मैं वहाँ पर रहता हूँ पर मैं यहाँ पर एक होटल में रुका हुआ हूँ। और ये वही होटल होता है जिसमें की ली है। इस पर की योंगजू कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी उसी होटल के टॉप पर रहता है। वो एक सोल्जर है जो कि देश की सेवा कर रहा है। इस पर की मैनेजर बताता है कि वो एयर डिफेंस यूनिट में है जो कि उस होटल के ऊपर है और मैं इसको उससे मिलवाने के लिए लाया था। तभी एलेक्स एक फोन निकालता है और उसको एक फोटो दिखाता है और कहता है क्या इनमें से तो नहीं है। और वह कहते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये देखकर वे दोनों उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये जोकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फिर योंगजू कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। और वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर योंगजू अपना फोन ओपन करती है और वो देखते है उसके पास ली के मैसेज और कॉल आए होते हैं और ये देखकर वो रोने लगती है। मैसेज में ली ने कहा होता है तुम जहाँ पर भी हो अच्छी रहना और मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर देना जिससे कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। योंगजू एलेक्स और मैनेजर को बताती है कि वो ठीक है और हमने बोला ही था कि वो ठीक होगा। और तभी योंगजू ली को कॉल करने लगती है और नेटवर्क की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। उसके बाद योंगजू उन दोनों को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और एलेक्स उसे रोकता है और कहता है कि हम भी अब तुम्हारे साथ चल रही है। योंगजू एलेक्स से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। वहाँ पर एलेक्स बताता है कि मेरी कार उसी होटल के नीचे खड़ी हुई है हम दोनों साथ में ही चलते हैं। एलेक्स मैनेजर से पूछता है क्या तुम चल रहे हो। या दूसरी तरफ हम सोल्जर्स को देख रहे होते हैं जिनके पास कुछ ज्यादा खाना नहीं होता। मिस सुजैन कहती है ये तो बहुत ज्यादा खाना है और हम देखते हैं वो जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ की लाइट चली जाती है। जैसे लाइट आती है तो राइनो अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है जिसे देखकर उसका सुपीरियर उससे गुस्सा होता है। राइनो अपना फोन में देखकर ली को बताता है कि हमारे फोन के नेटवर्क्स नहीं आ रहे। उसके बाद सभी सोल्जर खाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम योंगजू एलेक्स और मैनेजर को देखते हैं जो कि सभी सड़क पर होते हैं। उन्हें चारों तरफ बस ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे होते हैं जो कि एक दूसरे को खा रहे होते हैं। वो सभी लोग दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं और हम देखते हैं बीच सड़क पर योंगजू गिर जाती है और मैनेजर कहता है कि ऐसे सीधी सड़क पर कौन गिरता है। और वो कहता है कि तुम्हारे शूलेज खुल गए हैं। जैसे योंगजू अपनी शूलेज को बांधने वाली होती है तभी वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसे कुछ याद आती है ली उसके शूलेज बांध रहा होता है और उसे बताता है कि शूलेज कैसे बांधने हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ जो कि अपना अपना खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर वे तीनों बातें कर रहे होते हैं कि वो सोल्जर ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना क्योंकि सैफ तो ज़ॉम्बी बन गया था। तभी इस गेट को कोई बजाने लगता है। गेट को बार बार बजाने की वजह से सभी लोग डर जाते हैं। फिर उनको ऑफिसर उस गेट में जोर से लात मारता है और उसके पीछे वही सोल्जर होता है जो कि पीछे जाकर पड़ता है और वो सोल्जर पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो सोल्जर्स को देखकर उसके पास चला जाता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो। तो जैम उस सोल्जर को रोकती है लेकिन वो सोल्जर बाहर चला जाता है तो ज़ॉम्बी सोल्जर के सर में काट लेता है। तभी उनका सोल्जर राइफल लेकर आता है
और उसके ऊपर फायर करने लगता है। उससे इसको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम पास्ट में आते हैं और हम देखते हैं योंगजू को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त के साथ होता है और ली कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और ली का दोस्त बताता है कि योंगजू को कोई लड़का प्रपोज कर रहा है और हमें पता चलता है कि ली को योंगजू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दूसरी तरफ हम योंगजू को देखते हैं जो कि उस बंदे को मना कर देती है। उसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और उनका टीचर कहता है नेक्स्ट सिलेबस के लिए तुम्हें अपना पार्टनर चूज करना होगा। और क्लास खत्म होने के बाद ली और उसका दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। तभी योंगजू उनके पास आ जाती है और ली से अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, पर ली मना कर देता है और कहता है मेरा पार्टनर अभी मेरा दोस्त है। फिर योंगजू वहाँ से चली जाती है। फिर हम ली और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि वे कॉलेज में ही होते हैं। ली अपने दोस्त से पूछता है कि सभी लड़के इसे प्रपोज क्यों करते रहते हैं, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि योंगजू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ली कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो उसकी शक्ल बहुत ज्यादा बेकार लगती है। फिर ली का दोस्त ली को कहता है कि पर योंगजू तो तेरे साथ पार्टनर क्यों बनना चाहती है। और ली कहता है मैं यहाँ का हीरो इसलिए। उसका दोस्त कहता है शायद वो पागल हो चुकी है। हम देखते हैं कि योंगजू वहीं पर लेटी होती है, वो बैठ जाती है तो ली उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर योंगजू कहती है यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका दोस्त उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि शायद उसने उसकी सारी बात सुन ली। फिर उसको हम एक आइसक्रीम शॉप पर देखते हैं जो कि वहाँ पर जॉब के लिए आया होता है। उसकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी होती है और ये आदमी उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। फिर वो ली से कहता है कि ये तुम्हें मेंटोर करेगी। जैसे ली उसकी तरफ देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो योंगजू होती है और योंगजू उससे गुस्सा होती है क्योंकि ली ने उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था। फिर शाम के टाइम हम योंगजू को बस स्टैंड पर देखते हैं जो कि अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ली को नहीं पता कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। उसकी आंखें तो देखो बिल्कुल मेंढक जैसी लगती है। जैसे योंगजू पीछे देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली खड़ा हुआ है। ली को देखकर योंगजू पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ली कहता है एक बस स्टैंड है, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है और यहाँ पर मैं खड़ा हो सकता हूँ। उसके बाद वो बस में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हम योंगजू और ली को शॉप पर देखते हैं जहाँ पर एक कस्टमर योंगजू से बहस कर रहा होता है क्योंकि उसको आइसक्रीम वापस करनी होती है। इस पर योंगजू कहती है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम 3 घंटे के बाद कोई भी आइसक्रीम वापस नहीं लेते, लेकिन उस बंदे को 7 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, जिस कारण योंगजू उससे मना कर रही होती है। लेकिन वो बंदा उसके ऊपर वो आइसक्रीम को फेंक देता है, लेकिन तभी ली उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको बचा लेता है और अपने फोन में उस बंदे को रिकॉर्ड करने लगता है। ली को रिकॉर्ड करते हुए देखकर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम ली और योंगजू को देखते हैं जो कि मिलकर उस दीवार को साफ कर रही होती है और योंगजू उसको थैंक यू कहती है। ली कहता है हाँ ठीक है। फिर वे दोनों बहस करने लग जाते हैं और ली कहता है कल तुमने मुझे मेढक कहा था और योंगजू कहती है तुम भी तो मेरी बुराई कर रहे थे। उसके बाद ली कहता है ठीक है हमारा हिसाब बराबर हुआ। फिर ली वहाँ से जाने लगता है और योंगजू से देखती है, वो देखती रह जाती है। उसके बाद जब योंगजू जहाँ भी जा रही होती है वहाँ ली उसे अलग से ही दिखाई दे रहा था। उसके अगले दिन हम योंगजू को शॉप पर देखते हैं जो कि अपने साथ जो काम करने वाले थे उनके लिए ग्लव्स लेकर आई होती है, जिस पर वे दोनों कहते हैं तुम ली के लिए कुछ नहीं लेकर आई। जिस पर योंगजू कहती है हाँ ग्लव्स खत्म हो चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ली को बुलाती है और उसको मफलर देती है, लेकिन ली उसे लेने से इनकार कर देता है। और हम देखते हैं कि योंगजू ली के पास थोड़ी देर बाद आती है, उसे फिर से मफलर देने लगती है और कहती है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। लेकिन ली उसे उसके मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें दोस्त नहीं बनाना। फिर योंगजू वहाँ से चली जाती है और काउंटर पे जाकर खड़ी हो जाती है। फिर हम ली को देखते हैं जो कि कांच साफ करने के लिए चला जाता है। तभी उसके पास वही बंदा आता है जो कि वहाँ पर काम करता है और वो पूछता है क्या तुम योंगजू के साथ डेट पर जा रहे हो। इस पर ली कहता है नहीं। वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा है मैं अब उसके साथ डेट पर जा सकता हूँ। हम देखते हैं कि ली कह रहा होता है कि शायद मुझे कोई योंगजू जैसी खूबसूरत लड़की मिले और हम देखते हैं कि योंगजू रोना स्टार्ट कर देती है और वो अपने बॉस से कहकर वहाँ से चली जाती है और वही जगह पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है और हम देखते हैं कि योंगजू अभी भी रो रही होती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उसको जैकेट देता है, लेकिन योंगजू उस जैकेट को फेंक कर आगे बढ़ने लगती है और वो गिर जाती है। वहीं पर योंगजू कह रही होती है मेरे लेज हमेशा खुल जाते हैं। तभी उसके पास ली आ जाता है जो कि उसके लेसिस को बांधने लगता है और उसको सिखाता है कि लेज कैसे बांधे जाते हैं। उस टाइम पर योंगजू उससे पूछती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ। उस टाइम पर ली कहता है तुम बहुत सुंदर हो। तभी सीन कट होता है और हम योंगजू को देखते हैं जो कि अपने लेसिस को बांध रही होती है और ली को गाली दे रही होती है क्योंकि उसने लेज बांधना सिखाया था, लेकिन ये लेज फिर भी खुल गए। और दूसरी तरफ हमें सार्जेंट को दिखाया जाता है जिसने अभी ज़ॉम्बी सोल्जर को मार दिया होता है और तभी हम देखते हैं कि दूसरा सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो सभी लोगों पर हमला करने के लिए आ
रहा होता है तभी वो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है और उससे मारने लगता है। सभी लोग अपनी गन निकाल कर उसके ऊपर निशाना लगाए होते हैं लेकिन कोई भी उसके ऊपर फायर नहीं कर रहा होता। तभी लिu जियांग उसके ऊपर फायर करती है और एक ही बार में उसको गिरा देती है। ये देखकर सभी लोग शौक में होते हैं और सार्जेंट कहता है तुम एक सिविलियन हो, ऐसे ही तुम किसी पर फायर नहीं कर सकती। दोबारा से सीन योंगजू पर आता है जिन्हें एक लड़का मिलता है जो कि उल्टी कर रहा होता है और उसके पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान भी होता है और वो लड़का उन्हें कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस पर मैनेजर कहता है इसको तो ज़ॉम्बी ने काटा है, हम इसकी मदद नहीं कर सकते। योंगजू उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी लोग बच के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो इस बंदे को बांध देते हैं क्योंकि इसे ज़ॉम्बी ने काटा होता है और ये बंदा फिर से उल्टी करने लगता है। जिस पे सभी लोग कहते हैं तुमने कितनी पी रखी है और वो बताता है कि वो सुबह से ही पी रहा था। उसी समय एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जो कि इस बंदे को छोड़कर योंगजू की तरफ चला जाता है उसको खाने के लिए। एक गलती की वजह से सारे बर्तन उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही मर जाता है। और वो ज़ॉम्बी एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, उसके पास से फिर एलेक्स एक डिवाइस निकालता है जो कि शायद ये चेक करने के लिए होता है कि सामने वाले ने कितनी ड्रिंक की हुई है। और वो बताता है कि ज़ॉम्बी ने शायद इसके ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने पी रखी थी, या ऐसा हो सकता है कि पीने के बाद ज़ॉम्बी ने इसे काटा था और काटने के बाद ज़ॉम्बी इस पर अटैक नहीं कर रहे। और एलेक्स उन्हें कहता है कि शायद हम भी दारू पिए तभी बच पाएंगे। फिर योंगजू ली के लिए कॉल कर रही होती है लेकिन ली का कॉल नहीं लगता। तभी एलेक्स उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और योंगजू से पी जाती है। तभी सीन पास्ट में दिखाया जाता है और हम योंगजू को देखते हैं जो कि अपने डैड की फ्यूनरल में पी रही होती है। वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि सभी लोगों को खाना दे रहा होता है। उसके बाद हम उन दोनों को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर योंगजू से एक लेटर देती है। उसे कहती है कि मेरे पिता की तरफ से एक गिफ्ट है। जिस पर ली कहता है मैं तो स्मोक नहीं करता। जिस पर योंगजू कहती है मेरे पिता भी स्मोक नहीं करते थे और मैंने ये लाइटर उन्हें गिफ्ट में दिया था लेकिन वो इसकी बहुत ज्यादा केयर करते थे और जब भी मैं उनके पास होती थी वो ऐसा प्रेटेंड करते थे जैसे कि वो सिगरेट पी रहे हो। ये सुनकर ली भी ऐसे प्रेटेंड करने की कोशिश करता है जैसे कि वो स्मोक कर रहा हो और इसे देखकर योंगजू बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसको किस देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ। हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, वहाँ पर सुबह का टाइम होता है और वो उठ जाता है और वो योंगजू को कॉल करने लगता है पर लेकिन योंगजू का कॉल नहीं लग रहा होता है और वो सैड होता है और उसके पास वही लाइटर होता है। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनने लग जाता है। फिर हम सभी सोल्जर और सिटीजन को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है ये ज़ॉम्बी अपने सामने वाले के मुंह पर दांत से अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उनके ऊपर भी इन्फेक्शन बढ़ता है और वो भी ज़ॉम्बी बनते जाते हैं और वो उनसे उनके घर पे रहने की सलाह देते हैं। फिर इन्हों सभी से कहता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। इस पर यूं कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो वो कहता है फर्स्ट क्लास इनू इतनी जल्दी ज़ॉम्बी नहीं बना था। इनू कहता है उसने कुछ तो खाया पिया था जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बना था। तभी वो एक बोतल लेकर आता है और कहता है कि उसने ये पिया था। तभी सीजन उनसे सर्जेंट की तरह बात करती है और कहती है तुम पागल हो चुके हो। तभी वो देखता है उसकी तरफ और कहता है कि तुम तो एक सोल्जर की तरह बोल रही हो, ये सब छोड़ो तुमने वो गन कैसे चलाई थी। और इनो भी उनके पास ही आ जाता है और वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि पीछे खड़ा हुआ है। अर्चोजन उनको बताती है कि ये एक सीक्रेट है कि मैं एक हाई स्कूल में शूटिंग कंपटीटर थी और मैं एक नेशनल शूटर थी। और ये सभी सुनकर वो लोग शौक में होते हैं। तभी उन्हें एक गन के चलने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि आवाज लेफ्टिनेंट की कमरे से आ रही होती है। जैसे ही सार्जेंट उसके रूम में जाता है कि पार्क लेफ्टिनेंट मर चुका है, उसने खुद में ही गोली मार ली। फिर हम योंगजू को देखते हैं जहाँ पर ये सभी बहुत ज्यादा टल्ली होते हैं। वहाँ पर योंगजू कहते हैं कि हमें टावर ए की तरफ जाना चाहिए और ये बंदा कहता है कि टावर ए की तरफ क्या है और हम वहाँ पर क्यों जाए, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। और योंगजू कहती है कि वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है और एलेक्स कहता है कि मेरी कार भी वहीं पर है और वो एक अमेरिकन कार है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। और कहता है टावर ए में योंगजू का बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक सोल्जर है और वो हमें बचा सकता है, बस मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हम योंगजू को देखते हैं जो ही गोल्ड स्टिक को लेकर बाहर निकल जाती है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। एलेक्स वहीं पर ही होता है और वो अपनी बकवास कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इस बंदे को सच में ज़ॉम्बीज नहीं मार रहे होते हैं लेकिन इन दोनों के पीछे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। तब ये बंदा कार का हॉर्न बजा देता है और दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम सर्जेंट को देखते हैं जो कि बंदूक से खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी इनवो और ली उसके रूम में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इस पर कि वो कहते हैं कि मैं पार्क की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उसके बाद हम ली और इनवो को देखते हैं जो कि सर्जेंट के पास आते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है अभी। सर्जेंट किम कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इनू फिर सर्जेंट को बताता है कि जैसे कल लाइट गई थी और वापस आ गई थी। सर्जेंट कहता है हाँ मुझे वो याद है, अब आगे बोलो। इनू बताता है जो होटल की सप्लाई है वो एक्सटर्नल से बैकअप पर चली गई है और हमारे पास पानी आ रहा है, इससे तो वाटर टैंक अभी भी चल रही है। इस टाइम वो होटल जनरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर जनरेटर्स खत्म हुए तो हमारे पास पानी आना भी खत्म हो जाएगा, मतलब उनके डिस्चार्ज होते ही पानी आना बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन तक ही चलेगा। इसके बाद सर्जेंट
कहता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमें पता चलता है कि ये ली और एनू का प्लान होता है और वो लोग यहाँ से भाग के जाना चाहते हैं जिससे कि वो अपने अपनी फैमिलीज को बचा सके। तभी सार्जेंट के पास बटालियन कमांडर का फोन आता है जिससे कि उसे कहता है कि हम तुम्हें सप्लाई भेज रही है। ये सुनकर सार्जेंट खुश हो जाता है लेकिन ये दोनों दुखी हो जाते हैं। फिर हम सार्जेंट को रूम में देखते हैं जहाँ की सभी सोल्जर्स होते हैं। वहाँ पर सीजोंग भी होती है। वहाँ पर सार्जेंट सभी सोल्जर को बताता है कि हमें सप्लाई मिलने वाली है और वो सभी लोग खुश हो जाते हैं लेकिन ये दोनों नहीं होते। फिर सार्जेंट उन लोगों को कहता है चोजोंग को एक गन दो। फिर हम देखते हैं कि उनके पास एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जो कि उन्हें सप्लाई देने के लिए आ रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक जोर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक प्यार से कमेंट भी कर देना। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।